दुनिया का सबसे आसान चैप्टर आपके सामने, जिसमें आपका ज्यादा रोल है, मेरा कम रोल है। रेशियो नाम का ये चैप्टर है। क्या होता है सर रेशियो? सर रेशियो होता है, जैसे हमारी बॉडी का रेशियो होता है ना, कि भाई इतना परसेंट पानी है, इतना परसेंट फैट है, इतना ही है, उतना ही है। थोड़ा सा भी हिलजुल गया ना, तो बेटा बर्बाद होना क्या है, तय है। ब्लड का रेशियो, हर चीज का रेशियो है ना बॉडी में। सोचो ब्लड ही ब्लड हो जाए किसी के फोन फोन है ना, क्लॉट्स बन जाएंगे। और किसी के भाई पानी पानी हो जाए, वो भी बर्बाद हो जाएगा। कोई ना मांस भी थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में इतना मांस हो गया। एक बंदा था, उसका पैर इतना मोटा हो गया वो चल नहीं पा रहा। हाँ हाँ, ठीक है, वो चल नहीं पा रहा है बंदा, उसका पैर इतना मोटा। तो ऐसे हमारी जो कंपनी के रेशियोज होते हैं, वो भी बैलेंस होने बहुत जरूरी है। तो कोई भी बंदा आपको लोन देने से पहले क्या आपके रेशियोज नहीं चेक करेगा? करेगा ना, वो चेक करेगा कि भाई आपके क्या है, रेशियोज कैसे हैं। तो जो रेशियोज होते हैं बेटा, वो तीन चार टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा होता है सर हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। और तीसरा होता है सर एक्टिविटी रेशियो। चौथा होता है सर एक्टिविटी रेशियो। और लास्ट होता है सर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो कितने टाइप के होते हैं सर? फोर। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या दिखाती है हमारी? लिक्विडिटी रेशियो दिखाती है शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी। शॉर्ट टर्म में आपकी डेट को पे करने की क्या कैपेसिटी है। शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी हमारी कौन सी रेशियो दिखाती है सर? लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी क्या दिखाती है सर? सॉल्वेंसी दिखाती है लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, है ना। एक्टिविटी रेशियो क्या दिखाता है सर? सर एक्टिविटी रेशियो दिखाता है आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब परफॉर्मेंस से क्या बोल सकते हो सर आपका, जैसे कि आपका डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है, क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड कितना है, आपका स्टॉक स्टॉक का होल्डिंग पीरियड क्या है, ये सारी चीजें। जैसे स्टॉक होल्डिंग पीरियड मतलब भाई बुलेट वाले, रॉयल इनफील्ड बाइक बनाने से पहले बेच देते हैं, उनका स्टॉक होल्डिंग पीरियड 0 डेज का है। ऐसे ही भाई आपका ये स्कूटी वाले हैं जो होंडा वाले, एक्टिवा, भाई साहब इनके यहाँ 200 200 250 स्कूटी तो इनके शोरूम पे खड़ी रहती हैं, तो वो उनका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। लास्ट होता है सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या दिखाता है सर? सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी अर्निंग कैपेसिटी दिखाता है। अर्निंग कैपेसिटी दिखाता है, अर्न करने की आपकी कैपेसिटी क्या है, वो दिखाता है, ठीक है। ये रेशियो बेटा किस में कैलकुलेट होते हैं? ये टाइम्स, ये कैलकुलेट होते हैं, कैलकुलेटेड इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 2:1, 3:1, 5:1। ये कैलकुलेट होता है बेटा किस में? एक्टिविटी रेशियो किस में कैलकुलेट होते हैं? टाइम्स में, 2 टाइम्स, 4 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम्स। और बेटा जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, ये किस में कैलकुलेट होते हैं? कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। ये किस में कैलकुलेट होता है? परसेंटेज में। तो पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमारी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी को दिखाता है, ये हमारी लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी को दिखाता है, और वो हमारे एक्टिविटी को दिखाता है और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। लिक्विडिटी रेशियो आपको मिल जाएगा बेटा पीडीएफ। लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है हमारा? तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो होता है करंट रेशियो। कौन सा होता है बेटा? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 2 क्लास से यही तो बता रहा था। करंट असेट्स में क्रेडिटर्स आते हैं ना, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, है ना, ट्रेड पेबल्स आते हैं। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी में यही तो आते थे, है ना। करंट असेट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ये सब, स्टॉक डेटर, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो दिस इज आइडल रेशियो, इसका होता है बेटा। आइडल रेशियो मतलब ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है हो, अगर ये होगा तो बहुत अच्छा माना जाएगा। 2:1 अगर ये रेशियो आ रहा है, तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। हमने बताया आपको लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो कौन सा है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर?
करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपको पता है, करंट लायबिलिटी आपको पता है, और इसका आइडल रेशियो क्या होना चाहिए सर? इसका रेशियो जो है वो 2:1 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए इसका आइडल रेशियो। आइडल रेशियो 2:1 होना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और इसका जो आइडल रेशियो होना चाहिए 2:2 होना चाहिए। दूसरा क्विक रेशियो, ये इसका दूसरा नाम होता है सर एसिड टेस्ट रेशियो, और इसका तीसरा नाम होता है सर लिक्विड रेशियो, है ना? लिक्विड रेशियो तो दो ही रेशियो निकलती हैं, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो किसे बोलते हैं जल्दी से बताओ? जो असेट्स बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको कौन सा रेशियो बोलते हैं? क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो बोल देते हैं, लिक्विड रेशियो बोल देते हैं। फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो वही है बेटा, लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स में से दो चीजों को माइनस कर देते हैं, एक तो स्टॉक को और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस को। अगर स्टॉक में से दो चीजों को आप माइनस कर देते हो, पहली चीज क्या है सर? स्टॉक, और दूसरा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि इन दोनों को आप कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो, इन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हो बेटा, जो बाकी बचते हैं उनको हम कौन से एसेट्स बोलते हैं सर? लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। ठीक है, ओके सर। बट दो ही, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो में सिर्फ कितने फॉर्मूले याद करने? सिर्फ दो। कौन सा? करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है सर? एसिड टेस्ट रेशियो। और तीसरा नाम क्या होता है? इसका जो आइडल रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:, अगर 1:1 है तो माना जाएगा बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ गए ना? बट सर इन सब चीजों को निकालने के लिए आपको कुछ और चीजें भी आनी चाहिए, जैसे कि कुछ कॉमन सी बात बता रहा हूं। बताओ टोटल एसेट्स के कितने पार्ट होते हैं बेटा? टोटल एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। ऐसी टोटल डेट्स भी कितने टाइप के होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, समझो ना? इसी तरीके से बेटा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर CA माइनस, अगर आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालोगे? करंट एसेट्स में से क्या माइनस करके? करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब एक चीज और ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं भाई ये बैलेंस शीट है, ध्यान से अभी अभी हमने पढ़ी है, तो हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। असेट साइड तो दो ही असेट्स होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। भाई लाइबिलिटी साइड क्या आता था सर? शेयर कैपिटल आता था और रिजर्व एंड सरप्लस आता था, तो इन दोनों को हम क्या बोलते थे? फिर नॉन करंट लाइबिलिटी आती थी, और फिर यही तो आता था ना। एक और था वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, मैंने बोला वो तो कोई नहीं। एक बात बताओ भाई, बिजनेस में कितने लोगों का पैसा लगा होता है सर? दो। एक तो हमारा, तो हमारा तो हो गया शेयर होल्डर फंड। एक उधार का, बैंक का, क्रेडिटर का, जो होता है ना बोरोड फंड, तो उसको बोलते हैं डेट। नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? डेट। तो इन दोनों को इकट्ठे बोला जाता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला जाता है? इतना पैसा मालिक का लगा हुआ है, इतना लोन डेट का लगा हुआ है, तो टोटल इतना कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर बेटा ये है 180, ये है 20, तो बताओ ये कितना होगा? तो कुछ भी हो जाए, इधर का टोटल कितना आना है? 200। अगर बेटा ये 10 है तो बताइए तीनों कितने होंगे? 190। अच्छा 190 में से 50 है तो बताओ ये कितना होगा? अच्छा 140 में से ये 40 है तो बताओ शेयर कैपिटल। तो बस ये फॉर्मूला है, इसी बैलेंस शीट से आपको फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। तो सर बैलेंस शीट से सबसे पहला फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड, या मैं इसको दूसरा नाम बोलूंगा इक्विटी। इसका दूसरा नाम क्या है सर? तो बताओ शेयर होल्डर फंड निकालना है तो कैसे निकालोगे सर? इन दोनों को जोड़ दो ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। भाई 140 निकालना है ना, 100 प्लस 140, तो सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे आसान फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड
ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए था कायदे से। दूसरा फॉर्मूला, मुझे पता है ये 190 है, क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से मैं डेट माइनस कर दूंगा तो भी तो शेयर होल्डर फंड आएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। तीसरा बताओ सर, तीसरा एक बात बताओ कैसे निकलेगा, इस 200 में से क्या माइनस करूं, दोनों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, शेयर होल्डर फंड ना। 210 में से दोनों माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल डेट। ऐसे भी निकल जाए, मतलब अब मैं देखो हजारों फॉर्मूले बन जाएंगे यार। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, टोटल। अब मैं इसमें कुछ भी फॉर्मूला बना दूं, टोटल एसेट्स को तोड़ दूं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, मैं ऐसा बोल दूं नॉन नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को, इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूले हजार बन सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही भाई बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का कैसे फॉर्मूला बनेगा, बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। पहला तो बड़ा सिंपल है, शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर होल्डर, मैं एनसीएल नहीं बोलूंगा, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट बोलूंगा, एनसीएल कुछ नहीं। दूसरा बताओ भाई, दूसरा बताओ इधर टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करूं, तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये दोनों हो गए टोटल एसेट्स माइनस, या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं नॉन करंट एसेट्स सी माइनस सीएल को क्या बोल सकता हूं। तो मतलब ये कहीं से भी ये फॉर्मूले कुल मिला के देखो, इसलिए मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा दिया, इसलिए मैंने आपको क्या बनाना सिखा दिया। अगर बैलेंस शीट आपको पता है तो आप चुटकी में चीजें कर लोगे। ठीक है सर, समझ में आई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं, तो हमने लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो पढ़े, दो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर ये जो इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, ये किसी रेशियो से रिलेटेड नहीं है, कहीं भी यूज हो सकते हैं, समझ गए ना। तो आइए, तो अगला हमारा है सर सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमारा जो सॉल्वेंसी रेशियो है, उसमें जो सबसे पहला रेशियो है दैट इज, सबसे पहला रेशियो है बेटा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कि आपके बिजनेस में डेट और इक्विटी का क्या रेशियो है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है सर डेट अपॉन में इक्विटी। अब डेट का मतलब बच्चे बच्चे को मालूम है, डेट का मतलब क्या है सर, डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी। जहां भी डेट बोल रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं टोटल डेट बोल रहा हूं तो फिर नॉन करंट करंट दोनों की बात कर रहा हूं। तो यहां है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी का क्या मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या होता है सर हमारा, दूसरा होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, नॉट टोटल डेट। डेट, डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट नाम से ही पता चल रहा है डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट्स में डेट का क्या है ना। थर्ड है बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या है सर, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है सर शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल असेट्स। जो भी शेयर होल्डर फंड है उसे हम किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल एसेट से। तो क्या आ जाता है सर, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, फॉर्मूला होता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाई डेट। तीसरा है सर प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। जो भी शेयर होल्डर फंड है उसे हम किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल एसेट। तो यानी कि अभी तक हमारे जो रेशियोज हैं वो 5 हो गए, टोटल 4 है। 4 में से हमने कितनी रेशियो पढ़ ली, 2। पहला कौन सा था, लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्विक करंट रेशियो। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है
क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर दूसरा हमने पढ़ा सॉल्वेंसी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। और ये सारी चीज, अब आप इक्विटी क्या होता है सर पूछने की जरूरत नहीं, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, डेट का मतलब अभी तो बताया था नॉन करंट लायबिलिटी। तो कहीं पे कोई ऐसी चीज है नहीं जो हमने नहीं पढ़ी। प्रोप्राइटरी मतलब मालिक का क्या है, टोटल एसेट्स में मालिक का हिस्सा क्या है। अगर मेरे पास 100 रुपए की टोटल एसेट्स हैं, उसमें मालिक का हिस्सा क्या है। तो हमने डेट इक्विटी रेशियो निकाल लिया सर, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल दिया और प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल दिया। अब बताओ बेटा 11th क्लास में आपने पढ़ा था इनकम कितने टाइप की होती है। सर इनकम दो टाइप की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट इनकम और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब बेटा सेल्स। तो इसका एक और नाम होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आपका मेन काम होता है ना, यानी कि सेल, यानी कि जो सेल है उस सेल को हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम। तो यानी कि हम उसे 11th क्लास में बोलते थे डायरेक्ट इनकम, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती थी, याद करो, है ना। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि इनको हम दूसरा नाम बोलते थे अदर इनकम, है ना। जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो गया, क्या रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, है ना, डिस्काउंट रिसीव हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, है ना। ये सब हमारा क्या मेन काम है क्या, ये सब कौन सी इनकम कहलाती है सर हमारी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है सर, डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है ऑपरेटिंग इनकम और इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो डायरेक्ट इनकम में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल। सेल को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, मतलब सेल का दूसरा नाम है। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब जो इनडायरेक्ट अदर इनकम होती है, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इसी तरीके से बेटा जो हमारे एक्सपेंस होते हैं ना, जो हमारे क्या होते हैं एक्सपेंस, वो भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आज हमें ये नहीं पढ़ना डायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं। आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। आज का मुद्दा इस, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये तो आपके 11th वाले सर ने आपको पढ़ा दिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग होते हैं। सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग होते हैं, मतलब सारे के सारे आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, कुछ तो ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दोनों टाइप के होते हैं। देखो ये डायरेक्ट खर्चे तो सारे के सारे आपके सेल से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो मेन काम है उससे रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ मेन काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ इनसे रिलेटेड भी। तो जैसे मैं बताता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल है ऑफिस, एडमिन एंड सेल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। भाई मैं बोलता हूं मेरे पास एक बिल्डिंग है, वहां से रेंट आ रहा है, तो कौन सी इनकम है वो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। पर उस बिल्डिंग का मैंने कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कराया, तो खर्चा तो है ना, वो कौन सा खर्चा है, वो इनडायरेक्ट है। बट इनडायरेक्ट में कौन सा है भाई, इनडायरेक्ट इनकम को कमाने के लिए भी तो कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। भाई अगर आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, आपने शेयर खरीदा है, तो आप क्या पे कर रहे हो, ब्रोकरेज। तो वो शेयर से जो इनकम आएगी वो कौन सी इनकम होगी, इनडायरेक्ट। तो उसके लिए जो ब्रोकरेज पे कर रहे हो वो क्या होगी, समझ में आई बात या नहीं, अरे यार आ जाओ इधर ध्यान देना समझ में आई बात या नहीं आई, आ जाओ बताओ भाई। बेटा है एक टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट आजकल ना थोड़ा सेल का नाम बदल गया ना, सेल को क्या बोलने लग गए आजकल,
सर सेल को बोलने लगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कई कई जगह ना तुम्हें इसका नाम मिलेगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। बात एक ही है, मैं क्या बोलूंगा, मैं सीओजीएस बोलूंगा। आप नीचे वाला बोल लो, जैसा आपकी मैम कह रही है वैसा बोल लो, सीओजीएस या कॉस्ट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ पिछले साल का ही तो है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसी का दूसरा नाम क्या है सर, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस कोलैबोरेटिव, क्यों पढ़ा रहे हैं सर? ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट है, गुड्स को बनाने की कॉस्ट है। भाई सीधी सीधी बात है बेटा, ये फोन मैंने 20,000 का खरीदा था, पर इसको बनाने की कॉस्ट 20,000 थोड़ा ना होगी, 2-3 हजार होगी। भाई ऐसे ही भाई पेप्सी पीते हो 2 लीटर वाली, yes, कितने की पीते हो, 95 की, पर क्या सर उसे बनाने का खर्चा 95 है क्या? no, बनाने का खर्चा तो 20 है सर, बेचने का खर्चा ज्यादा। आजकल आज के डेट में ना प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट पे, ऑफिस पे ज्यादा खर्चा होता है। भाई मजदूर की सैलरी होती है महीने की 20,000 रुपए, भाई मार्केटिंग मैनेजर ले जाता है 2 लाख रुपए महीने के। बनाने का खर्चा ज्यादा नहीं है, बेचने का खर्चा ज्यादा है। तो हम यहां सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया ना, पेप्सी बिकती कितने में बेटा, 95 में, जबकि उसको बनाने का खर्चा कितना है, सीओजीएस कितना है, तो इसका मतलब जीपी है ये, ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी बेचने के खर्चे थोड़ा ना माइनस करें, ऑफिस के खर्चे थोड़ा ना माइनस करें, अभी तो सिर्फ बनाने के खर्चे माइनस किए ना। तो सर सीओजीएस कैसे निकालते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आ गया सर आपका ये, माइनस क्लोजिंग, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आ गया 11th क्लास जिस बच्चे को याद है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, क्या निकल आएगा इससे मेरे, सीओजीएस, या जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम। तो सर अच्छा इस एक फॉर्मूला तो हो गया, जीपी का फॉर्मूला क्या होगा फिर बताओ, जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, सेल माइनस सीओजीएस, अभी तो बताया था। तो अच्छा सीओजीएस का एक और फॉर्मूला नहीं आ गया फिर मेरे पास, इसको इधर ले आओ, सेल माइनस जीपी। या सर सीओजीएस का एक और फॉर्मूला है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, क्योंकि लॉस तो प्लस होता है ना। भाई मैं बोल रहा हूं कोई चीज मैंने 10 में बेची, 2 के लॉस में बेची, तो बताओ उसकी कॉस्ट क्या थी, 12। भाई 10 में बेची, कितने के लॉस में बेची, इसका मतलब 12 की होगी, तो लॉस प्लस होता है। बात समझ आई? अब बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकम स्टेटमेंट मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसने ये सीख ली वो तो हीरो है फिर। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में ध्यान से समझना, पेप्सी को, पेप्सी अपनी सेल कितने में कर रही है बेटा, 95 में, सेल में से उसको बनाने का खर्चा कितना है, 20, तो जो आया 95, उसे कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। कितना, 70। फिर इसमें से अभी वो ऑफिस ऑफिस के खर्चे भी तो माइनस करो ना, है ना, तो जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पता चले 60 रुपए खर्च हो जाता है। भाई ऑफिस ऑफिस सेल वेल का जो खर्चा है ना पूरे इंडिया का, पर बॉटल कितना पड़ता है, 60 रुपए। तो बताओ पेप्सी का जो मेन काम है, पेप्सी का जो मेन काम है क्या है सर, उनका मेन काम पेप्सी बेचना, उससे पेप्सी कितना कमा रही है। अब हो सकता है इनके अलावा कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो वो सब ऐड कर दोगे, क्या बोलेंगे उसे, अदर इनकम। फिर ऐसे इनसे रिलेटेड कुछ खर्चे भी तो होंगे, माइनस कर दोगे क्या, अदर एक्सपेंस। तो जो आएगा बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग, सॉरी इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलेंगे सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। और उसके बाद बेटा भारत सरकार का हिस्सा, सबसे पहले इंटरेस्ट दे दोगे
भाई जिनसे उधार लिया है पैसा उनको उनका हिस्सा दे दोगे, तो जो आएगा उससे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। और उसके बाद भारत सरकार का हिस्सा भारत सरकार को दे देंगे टैक्स की फॉर्म में, तो जो आएगा भैया उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बस सबसे पहले लिखेंगे क्या, सेल, सेल में से क्या माइनस करेंगे, सीओजीएस, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हो सर, कई बच्चों को अगर इनकम से परहेज है तो लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दो, फिर उसके बाद उसमें अदर इनकम ऐड कर दो, अदर एक्सपेंस माइनस कर दो, तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भारत पहले ब्याज जिनसे लोन लिया उनका हिस्सा उनको दे दो, तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद भारत सरकार का हिस्सा, भारत सरकार, मोदी जी को पकड़ो साइड हो जाओ, तो जो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात समझ आई? तो सर पता है कि ये किसी का पार्ट नहीं है। अभी आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन में कैपिटल इंप्लॉयड। तो अब पीबीआईटी कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करके, अदर इनकम माइनस करके। बड़ी बात है सर, तो ये इसलिए समझाया जा रहा है ताकि फॉर्मूले याद, ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं बेटा, हाँ क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये बीएसटी में होगा। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा, एक्टिविटी रेशियो, इधर ध्यान दो भाई। एक्टिविटी रेशियो में बताओ भाई, सिमर तुम्हारी भाभी कब होगी बताओ बेटा, सिमर की भाभी कब होगी? सर सिमर की भाभी तब होगी जब सिमर के भैया होंगे। क्या बिना भैया के भाभी होगी क्या? ऐसे ही बेटा, जीजा जी कब होंगे, जब बहन होगी। समझ रहे हो ना? तो सर ऐसा क्यों करा रहे हो, क्या आपका दिमाग चल गया है? आइए देखते हैं, आ जाओ भाई। अभी ये लॉजिक है याद रखने का, याद रखना। तो सबसे पहला है सर स्टॉक, स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? तो सर फॉर्मूला होता है सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। एस का मतलब है एवरेज। अब एवरेज इन्वेंट्री लिख देगा तो कई जगह, मतलब कई जगह एवरेज इन्वेंट्री लिखा होगा, तुम मत समझना कि हमारे सर को पता नहीं था क्या, एआई है सर फॉर्मूला। बच्चा रात को डाउट पूछ रहे सर इस ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ना फॉर्मूला जो है ना, वो तो सर सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री है, और आपने सर ये एवरेज स्टॉक लिखा रखा है। मेरी मैडम गलत तो नहीं कर देगी, मार्क्स तो नहीं काट देगी? सर वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ऐसे बेटा दूसरा जो फॉर्मूला है वो है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। बताओ ट्रेड रिसीवेबल कब होंगे आपके, बताओ जल्दी से भाई। जब क्रेडिट सेल होगी तो डेटर्स और ट्रेड, तो इस जब क्रेडिट सेल होगी तो हमने यहां भाभी जो बोला था ना वो यही है भाभी, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट सेल मतलब नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब मेरे से मत पूछ, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, है ना। दूसरा क्या होता है सर, बेटा ट्रेड रिसीवेबल अभी तो पढ़ाया था, डेटर्स और बीआर को ही तो ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं बैलेंस शीट में। तो दिया होगा 2 साल का, दिया होगा पिछले साल का, ये है इस साल का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सर अपना क्या,
ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, सर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, जल्दी से बताओ सर। वही बहन जीजा जी, ठीक है। तो यहां क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज, इसलिए तो बहन बोला पैसे लेके जाएगी ना भाभी लेके आएगी, है ना, इसलिए वो डेटर है ये क्रेडिटर है। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज पेबल। देखो अगर आपकी भाभी है तो राखी के दिन आपके घर पैसे लेके आएगी, और अगर आपकी बहन है तो आपके घर से पैसे ले के जाएगी। तो एवरेज ट्रेड पेबल, है ना। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालते हैं भाई, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाई 2। लास्ट है बेटा, इसका कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास, सब याद रखना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर, नेट सेल डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। अब मेरे से मत पूछना वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैसे बेटा, चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे जा रहे हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इतना आसान है। ये बेटा आज मैंने आपको कैप्सूल कोर्स कराया, कैप्सूल कोर्स है, इसमें फालतू की बात बिल्कुल नहीं, सीधा पढ़ाई मत करो, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें कोई कहानी कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, है ना। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मैं तुम्हें 20 क्लास में 12th का सिलेबस करा सकता हूँ। कैप्सूल बैच यही है मेरा, जिसमें मैं कोई बात नहीं करता हूँ किसी बच्चे से। फर्स्ट जीपी रेशियो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है सर, सर नेट सेल इंटू 100। भाई बच्चे ने बोला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ, सर आरएफओ क्या है, हमारा सेल है। मेरे लिए आसान है सेल लिखना, इसलिए मैं सेल लिखता हूं, बट मैंने आपको बता दिया सेल को कुछ लोग आरएफओ भी कहते हैं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर, जीपी अपॉन में नेट सेल इंटू 100। दूसरा क्या है सर, नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। कुछ है ही नहीं सर, थोड़ा फॉर्मूला याद करने हैं आपको बस, उसके बाद ले धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाओ। मेरे पास आ जाओगे तो मैं अगली क्लास में स्कैनर करा दूंगा तुम्हें, पूरा सारे मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो अपने घर पे कर लेना। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन में नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। तीसरा होता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू, है ना। फिर है बेटा फोर्थ ऑपरेटिंग रेशियो। सर देखो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब बिजनेस चलाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो बिजनेस चलाने के लिए आपके कितने खर्चे होते हैं सर, 2 डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होता है। तो हम ऐसे करते हैं, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल गुना 100। सर ऑपरेटिंग रेशियो मतलब बिजनेस को चलाने में खर्चा कितना आ रहा है, दोनों भाई बहन है। अगर प्रॉफिट 20% है तो बताओ कॉस्ट कितनी होगी, अगर प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट कितनी होगी, 80%। ये टोटल कॉस्ट है कि बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगर प्रॉफिट रेशियो 20% है तो कितना होगा, 80। अगर ये 70% दे रखा है आपको तो ये कितना होगा, समझ में तो ना आए हो, आगे हो, बहुत अच्छा लगा। लास्ट फॉर्मूला ये है बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर दूसरा नाम क्या होता है सर, RO
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI भी बोलते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है सर, बहुत आसान फॉर्मूला है, PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय। जो भी PBIT है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम किससे डिवाइड करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी बताया था ना, बिजनेस में कितने लोगों का पैसा लगा होता है, इन्वेस्टर, और उन दोनों को जोड़ के हम क्या बोलते हैं, समझ गए बेटा। तो बेटा देखो, अब पढ़ के आओगे तो सब कुछ होगा अगली क्लास में, नहीं पढ़ के आओगे तो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स हैं, हैं, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे सर, ठीक है। तो भाई देखो ये है पूरा